Good afternoon, all of you. I am here, Amita Prasad, along with Neelkamal Darbari. We will be talking about Teesri Kasam and Mare Gaye Gulfam. This film, all of you must have seen it long back. Neelkamal, have you seen this? Yes, of course, I've seen it many times. Okay. Yeah. And what is the good thing about it? We will be talking about Phanishwar Nath Renu. Of course, प्रेमचंद जी के बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी को भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार माना जाता है और उन्होंने अपनी रचनाएं विशेष करके बिहार, मिथिला और उसके पूर्वांचल में लिखी थी। और उनकी जो कहानी तीसरी कसम थी वो मारे गए गुलफाम पे थी। नीलकमल, मैं तुम्हें थोड़ा सा कहानी का एक अंश पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने ये कहानी 1953 में लिखी थी और ये कहानी बनी है 67 में, जो आई थिंक फिल्म बताएंगे। तो मैं 2-4 लाइन उनकी जो पढ़ के सुनाती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरी बांस। अपने हर भाईचारे के पहले वो पूछ लेता है चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं है, और बांस लादने के 50 रुपया भी अगर कोई देगा तो उसमें नहीं जाएगा। तो ये 2 कस्में उसने खाई और फिर तीसरी कसम, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब तुम जरा बताओ हमें फिल्मों के बारे में। ये जो कहानी है तीसरी कसम की, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पे आधारित है, शीर्षक से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पहली और दूसरी कसम क्या थी और ये तीसरी कसम क्या है। तो तीसरी कसम तक पहुंचने के लिए आपको पहले पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी या पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, तब जाके आभास होता है कि तीसरी कसम क्या है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूर्वांचल की एक जीवन शैली, पूर्वांचल में रहने वाले लोगों की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके ऊपर की गई बहुत अच्छी एक टिप्पणी है। चाहे हम कहानी के रूप में देखते हैं इसको, चाहे हम इसको मूवी के रूप में देखते हैं, पूर्वांचल की जिंदगी का एक अच्छा चित्रण इसमें किया गया है। और खास तौर पे इसमें एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो हमारा हीरो है हीरामन, उसने अपनी जिंदगी के तजुर्बों से क्या सीखा। सीधा सा साधारण सा आदमी है, वो मिडिल एज्ड आदमी है। उसमें फणीश्वर नाथ रेणु उसका वर्णन करते हैं कि वो सांवला सा गठीला बदन वाला व्यक्ति है। हालांकि फिल्म में वो गोरे चिट्टे राज कपूर जी हैं, लेकिन बड़ा अच्छा चित्रण उसका एक चारित्रिक किया गया है कि वो अपने, अगर उसकी वो जो बैलगाड़ी वो हाँकता है तो वो गलत कामों में फंस जाता है, तो वो सीख लेता है कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, मैं कभी भी जो है अपने माल में, अपनी गाड़ी में चोरी का माल नहीं ढोऊंगा। कसम खाता हूँ भाजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं लादूंगा। चोर बाजारी का माल? हाँ भाजी, चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली। किसी तरह बैलों को बचाकर भाग निकला, नहीं तो 2-3 बरस जेल की चक्की। दुहाई काली मैया की, खबरदार जो फिर कभी तूने ऐसा किया तो। राम राम। फिर एक बार बांस को लेकर ले जाते में उसको एक गलत तजुर्बा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो वो कसम खा लेता है कि बांस नहीं मैं ढोऊंगा। तो ऐसा क्या तजुर्बा उसको होता है कि वो तीसरी कसम एक और खाता है। तो उसके विषय में हम लोग बात करें, उसके पहले आप बताइए कि कहानी में आपने क्या पाया। यस, सबसे पहली बात तो ये जो कहानी और फिल्म सब में, इसमें अच्छी बात क्या थी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने दोनों लिखी, कहानी भी लिखी उन्होंने और डायलॉग भी लिखे। तो कहानी का एक बहुत बड़ा अच्छा रहा कि बिल्कुल ही ईमानदारी से वो फिल्म बनी है, कि बिल्कुल ही डाइवर्ट नहीं होती है। थोड़ा सा डाइवर्जन कहीं कहीं मिलेगा। दूसरी चीज एक मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी कहानी मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम में, कि दोनों के नाम एक है, हीरा और हीरा मन है वो, और एक हीरा बाई है। तो हीरा मन और हीरा बाई में वो कहता है कि आदमी के नाम एक होने में क्या है, हम लोग दोनों बहुत अलग अलग हैं। वो एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी। तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम हीरामन है जी, हीरामन। ओह, तब तो मैं भैया नहीं मीता कहूंगी जी। मेरा नाम भी हीरा है ना, जब एक ही नाम होता है तो मीता कहते हैं। औरत और मर्द के नाम में बहुत फर्क होता है। कहाँ है फर्क? मैं भी हीरा, तुम भी हीरा। दूसरी जो राज कपूर और वहीदा रहमान जी का जो दिखाया है, और कोई सोच नहीं सकता था कि राज कपूर अपनी वो आवारा वाली छवि से बाहर निकल के इसमें काम करेंगे। तो वो एक बड़ा सुंदर सा, कहीं भी उनका मैनरिज्म नहीं दिखता है। तो मुझे एक वो अच्छी बात लगी। आपको शायद पता होगा कि इसकी फिल्म की शूटिंग 3 जगह हुई है। एक तो आरके फिल्म स्टूडियो में, और वो जो लाली लाली डोलिया वाला जो है, वो गाने के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो राज कपूर के स्टूडियो में हुई थी।
और जो बाकी है वो अररिया गांव का है, तो बिल्कुल गाड़ीवान का जो चित्रण है। और तीसरा इनकी शूटिंग मध्य प्रदेश के बीना शहर में हुई थी, तो ये तीनों जगह हुई थी। तो जो राज कपूर का जो चरित्र है, जैसा अभी आपने बताया कि वो एक शाय और इंट्रोवर्ट नहीं है, नहीं, काफी introvert वो नहीं है बोलता actually, रहता हाँ, है हाँ। और काफी अपने- बातूनी है। हाँ, बातूनी है, गप्पी है वो बिल्कुल, जिसको गप्पी बोलते हैं। तो अब बड़ी जल्दी हमें पता चल जाता है कि उसकी शादी नहीं हुई है। अगर कहानी को देखें, जैसे कहानी क्या है, तो हीरामन है, हीराबाई उतरती हैं, उसको पता नहीं उसकी गाड़ी में कौन जा रहा है। वो सोचता, अचानक जब उसको देखता है, वो बोलता है वो परी है, परी है। पूरी बाबा ये तो परी है। परी कहाँ है परी? जी तो वहां पर आई थिंक स्त्री के चरित्र पे हाँ। थोड़ा सा वही मैं देखती हूँ इस कहानी को, तो इसमें मुझे जो भी उस समय के भारत में, जो कि सन 50 और सन 60 के दशक की हिंदुस्तानी नारी है, या जो उसका एक जीवन है नारी का, उसके सभी पहलू नजर आते हैं इसमें। क्या क्या आयाम हो सकते हैं एक नारी के जीवन के, वो इसमें नजर आते हैं। बाल विवाह की बिल्कुल बात इसमें आई है, कुमारी लड़की की बात आई है कि इतना देयर इज सच अ प्रीमियम अटैच्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी। देन देयर इज जिसे कहना चाहिए कि शोषण, कि एक सौतेली माँ के द्वारा महुआ की जो एक कहानी में कहानी है, उसका शोषण दिखाया गया। एक सौतेली माँ के हाथों उसको एक सौदागर को बेच दिया जाता है, और वो कैसे अपने शोषण से बचने के लिए पानी में कूद पड़ती है, उफानी नदी में कूद पड़ती है, अपने जान की परवाह किए बगैर अपनी स्वतंत्रता को और अपने स्त्रीत्व को बरकरार रखने के लिए वो पानी में कूद पड़ती है। और उसको एक चाहने वाला व्यक्ति भी दिखाया इसमें। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज मुझे हाँ, इस कहानी में हाँ, लगती है कि हर पल पे आपको जहाँ एक ईविल दिखाई देता है, वहां उसके साथ में आपको एक गुडनेस भी दिखाई देती है। तो एक अच्छा तालमेल बिठाया गया है, एक अच्छाई और एक बुराई के रूप में दोनों तरीके से तालमेल बिठाया है फणीश्वर नाथ रेणु ने, जो कि आपने बताया कि वो कहानी के संवाद लेखक भी थे। हाँ। तो उन्होंने, मेरे को लगता है कि बहुत सोच समझ के उन्होंने कहानी के जो प्योर तत्व थे उसको कैप्चर किया है फिल्म में भी। बिल्कुल। और नारी के चरित्र में जो नारी की जो जीवन है उसमें उसको उन्होंने बखूबी उतारा है। अब वहीदा रहमान का आप चरित्र देखिए, वो एक नाटक कंपनी में काम करती हैं, वो गायिका है या वो एक नर्तकी है, नौटंकी में काम करती हैं, परंतु प्योर है वो मन से अपने। और वो उसको एक साधारण सा बालक या जो ये अधेड़ उनका युवक है, 40 साल की उसकी उम्र दिखाई है, उसकी बातों से वो आकर्षित होती है ना। तो उसमें एक वो सादगी है कि वो सादगी से प्रभावित भी होती हैं। और उसको ये भी है, एक विरोधाभास भी है उसके अंदर कि कहाँ मैं एक नौटंकीकार और कहाँ ये बेचारा गांव का साधारण सा व्यक्ति। तो उसके जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी उसकी सोच है, उसका चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो उसके कंधे पे हाथ रखती हो, मीता बोलती है उसको, मीता का मतलब ही हुआ फ्रेंड, हाँ, तो उसको दोस्त मानती है वो। तो बड़ा अच्छा एक उसमें तालमेल बिठाते हुए कहानी को आगे बढ़ाया है फिल्म। और दूसरी चीज मुझे क्या इसमें अच्छी लगी, जो महुआ घटवारिन की कहानी है, और उससे बिल्कुल जीवन को मिला दिया है। तो एक फोक जो बोलते हैं, लोक वाला जो एक सादगी और सुंदरता जो है। मैं नहा लेती हूँ। हाँ, पर यहाँ नहीं। क्यों? ये महुआ घटवारन का घाट है, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। कुंवारी? ये महुआ घटवारिन कौन है? इसी गांव की लड़की थी, यहाँ नहाती थी, देखने में बिल्कुल परी जैसी। पुरानी कथा है, एक दिन एक सौदागर नाव लेकर इसी घाट पर आया और महुआ को जबरदस्ती लेकर भाग गया। उस दिन से यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। और इसमें जो गांव का जो चित्रण है, जैसे ये घर जाता है और अपनी भाभी से बात करता है, जो प्रेम है, और वो बताता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुंवारी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन भाभी ने कसम खा रखी है। तो जैसा आपने कहा कि जो उस समय के नारी चरित्र पे है। दूसरी बात क्या है, हीरामन का जो प्रेम है वो धीरे धीरे पनपता है। ये जैसे इसको ये अलग लगता है क्योंकि ये इसके जीवन से बहुत अलग है। हीराबाई के जीवन में हीरामन तरह के लोग नहीं आते हैं। अब उसको ये भी नहीं पता है कि कानपुर नाम की कोई जगह होती है। हाँ, वो कानपुर नागपुर का एक अच्छा सा मजाक उसमें एक मजाक उड़ाते हैं। वो पूछते कहाँ से हो, तो बोलते मैं कानपुर से। पूछता नागपुर भी कोई जगह है, तो बहुत हंसते हैं। अच्छा बताइए, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। क्यों, क्या बात है? बारे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। हाँ, नागपुर भी है। क्या रे जमाना, क्या क्या नाम बनाए, कानपुर, नागपुर। तो एक वो बहुत ही सीधा आदमी, उसने कोई दुनिया नहीं देखी है,
लेकिन हीराबाई ने बहुत दुनिया दुनिया देखी देखी है, है। लेकिन तब भी वो उसको सपनों के लोक में ले जाता है। हाँ। उसको लगता है शायद ये हम मिल सकते हैं, लेकिन उसको कोई विरोधाभास नहीं है। हीरा मन जो है, जैसे नाम हीरा डायमंड, वैसे ही उसका जो चरित्र भी दिखाया है बिल्कुल उसी तरह का है। और कहानी में जैसे जो 10 गाने हैं इसमें, हाँ, गानों की बात कैसे ना करें, तीसरी कसम की बात हो तो गानों की बात है, जो 3 जो उसके जो एक गाना आपको याद होगा जो लाली 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 डोलिया लाली, है ना, हाँ। तो वो उस समय दुल्हनिया बनने का जैसे सोचो, ख्वाब, हाँ, एक ख्वाब उसके मन में है। है। वो कहता है कहानी में कि औरतों का क्या काम है, घर गृहस्थी संभालना, बहू बनना, तो वो बहू की जो एक ख्वाहिश है उसके मन की, वो उस गाने से और उस दृश्य में जो वहीदा रहमान की खूबसूरती और जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में जो उनका अच्छा चित्र आया है। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया। तो एक तो वो, दूसरी बात है कि वो एक दृढ़ी महिला है। वो एक लगा मुझे जैसे जमींदार को वो स्नब कर देती है, फिर वो एक मन बना लेती है कि नए नाटक कंपनी में नहीं, पुरानी काम करेगी, और वो उसको छोड़ के चली जाती है, जमींदार को अपने रूम से निकाल देती है। वो बोलती है नहीं, मतलब नहीं, अब आप चले जाइए। एक चीज और, मुझे वो जो गाड़ी वालों का एक चुगल, हाँ, गाड़ी वालों का गैंग एक गैंग था, वो चुगल, वो गाना आपको याद होगा, चलत मुसाफिर मोहली हो रही, हाँ, पिंजड़े वाली, हाँ। ये गाना देखिए अपने आप में कितना एलिगोरिकल है, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले एक जरा जमींदार वाले प्रकरण पे अगर हम आए, हाँ। तो देखिए कहानी में जमींदार नहीं है, नहीं, ठीक है ना, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु ने ही चूंकि संवाद लिखे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जब ये कार्य योजना बन रही होगी या स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी इस फिल्म की, तो शैलेंद्र जो कि प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, उनका और फणीश्वर नाथ रेणु जी का जरूर कोई संवाद हुआ होगा इसमें, कि वहीदा रहमान का या हीराबाई का जो हृदय परिवर्तन होता है कि वो वापस चली जाती है, ये कैसे प्रेरित होता है, क्या ट्रिगर है उसके लिए? मुझे लगता है वो जो महुआ गटवारिन की जो कहानी है, उसमें भी एक सौदागर होता है, और उसको मिलाने के लिए शायद ये कैरेक्टर बनाया गया हो। तो वो चूंकि बिल्कुल सही आपने कहा कि चूंकि वो कहानी में कहानी करके महुआ वाले सौदागर को लाना संभव नहीं दिख रहा होगा, तो उन्होंने ये इफ्तिखार के रूप में एक जागीरदार का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, और उसकी जो पेशकश होती है वहीदा रहमान के सामने और जिसको वो रिजेक्ट कर देती है, वो ट्रिगर मानते हैं, उसको वो ट्रिगर मानते हैं कि वो जागीरदार जैसी मानसिकता और उसके जैसे आने वाले प्रस्तावों से स्वयं को बचाने के लिए और उसको सीधे साधे गाड़ीवान को बचाने के लिए वो अपना ये फैसला लेती है कि भैया लौट चलो। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो इन द फिल्म एंड दैट इज ऑल्सो वन मैसेज, कि वुमन आर इन दैट कैटेगरी, दे आर नॉट एज अ वुमन कि जिनकी कोई चाहत अपनी है, उसको चाहे तो देवी है वो, चाहे तो वो बहू है, सीता है, क्योंकि वो परी है, क्योंकि अपने आप को वो बचाने के लिए उसको देवी का रूप दे देते हैं। अच्छा देखिए, ये है भी कहानी पूर्वांचल की, हाँ, जहाँ बातचीत में ही हर शब्द हर वाक्य में एक राम और एक सीता का प्रसंग आ जाता है। तो एक आदर्श नारी दिखाने के उसमें आपने नारी को कैसे कंसेप्चुअलाइज किया है कि वो परी है, खुशबूदार है, बेला चंपा की उसमें से खुशबू आती है, वो सिया के समान है, किंतु यदि वो नर्तकी है तो वो एक बदचलन औरत भी हो सकती है, और वो कहीं कंपैटिबिलिटी नहीं आती दोनों इमेज में। लेकिन हीरामन थोड़ा बहुत समझ जाता है, और वो घर भी चला जाता है, उसको थोड़ा सा लग जाता है कि शायद मैं वहां पे इतना नहीं कर पाऊंगा या मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा, सबसे झगड़ा भी मोल ले लेता है। आपने देखा होगा 3 गाने रेणु जी की कहानी में ही, वहीं से सीधे कहानी से ले ली, जैसे लाली लाली और उसमें शायद हसरत जयपुरी ने उसको आगे डेवलप किया है, बिल्कुल लिरिक्स को। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें एक ताजुब की बात ये लगी कि गाने तो 10 हैं, 159 मिनट्स की फिल्म में 40 मिनट के गाने हैं, और हर समय वो गाने बड़े खूबसूरती से फिल्म, और आज तक भी वो फेमस है, खास करके दुनिया बनाने वाले। कितना देखिए इस कहानी का, इस फिल्म का और इस कहानी का जो एक फिलोसॉफिकल कंटेंट है वो इन गानों से दृष्टिगत होता है ना, कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और फिर वो जो झूठ वाला एक शब्द है उसमें, जो दुनिया बनाने वाले में ही, वो जब वो जाने भी लगती है बैकग्राउंड में वही गाना बजता है, वो जो जाता रहता है वो, तो वही गाना बजता है। तो 1-2 चीजें उस फिल्म के बारे में जब मैं पढ़ रही थी और सोच रही थी कि हमें बात करनी है, तो
एक वाक्य आया इसमें कि वहीदा रहमान ये फिल्म नहीं करना चाहती थी। ये यस तो उन्होंने इनको शैलेंद्र जी को मना कर दिया ये कहते हुए कि गुरुदत्त की फिल्म कर रही हूँ। हाँ तो शैलेंद्र जी ने गुरुदत्त को फोन किया कि आपकी कोई फिल्म बन रही है क्या? बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर वहीदा रहमान जी को उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं ये फिल्म कर रही हो, फिल्म करो। वहीदा रहमान ने कहा मैं बड़ा लेजी फील कर रही हूँ। अच्छा। बट देखिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा हुआ कि उन्होंने वो फिल्म करी। लेकिन आपको ये भी शायद ख्याल में होगा कि जो इस कहानी का अंत है, जैसे इफ्तिखार के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया, उसी तरीके से इस कहानी का जो एक अंत है वो भी थोड़ा सा भिन्न हुआ, क्योंकि कहानी में दिखाते हैं कि वो सो मोटो अपने तरीके से वो चली जाती हैं, लेकिन कहानी में वो एक ट्रिगर के मार्फत जाती हैं। लेकिन क्या ये हम लोग को जानकारी में है कि राज कपूर इसका एक अंत दूसरे तरीके से चाहते थे कि मिल जाए दोनों मिल जाएं, दोनों का विवाह हो जाए और समाज में एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए उस रिश्ते की। लेकिन फनीश्वरनाथ रेणु जी ने कहा फिर तीसरी कसम का क्या होगा? तीसरी कसम का क्या होगा? तो यहाँ हम दर्शकों को अपने बताना चाहेंगे कि तीसरी कसम जो है, हालांकि आपको उसके लिए पिक्चर दोबारा देखनी चाहिए, लेकिन तीसरी कसम जो हमारा कैरेक्टर है हीरामन यही खाता है कि मैं अपनी गाड़ी में अब कभी भी कंपनी की औरत को नहीं ला दूंगा। तो उसको क्योंकि ऐसा तजुर्बा होता है, उसको प्रेम होता है, उसको प्रेम का इजहार नहीं वो कर पाता और उनका विछोह हो जाता है, तो ऐसा किसी को उसको ना दोबारा सहन करना पड़े, इसलिए वो तीसरी कसम खाता है और यही पे कहानी का अंत होता है। मारा मत। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। उलट उलट के क्या देखते हो? खाओ कसम फिर कभी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन शायद अगर ये फिल्म चली नहीं थी, परंतु क्रिटिकली एक्लेम था और इनको नेशनल अवार्ड भी मिला, है ना, और फिर मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में भी ये लोग गए। एंड लेकिन जरा सा फिल्म चली जब, तब तक शैलेंद्र जा चुके। शैलेंद्र जी की मौत हुई थी इसके दौरान ही इस फिल्म के। इस फिल्म में कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में। और मुझे लाली लाली डोलिया, मुझे उसमें एक उसकी जो चाहत है, मुझे लाली लाली डोलिया बचपन से पसंद है। जब मैंने ये फिल्म पहली बार देखी थी तब मैं शायद 7-8 साल की रही हूँ, और मुझे वो फिल्म में वो गाना हमेशा रह गया कि तुम अपने ससुराल से लाना लड्डू पेड़े लेके खाना। और एक ये भी है कि ये जो गाड़ी के पीछे बच्चे भाग रहे हैं वो तीनों बच्चे शैलेंद्र के हैं। अच्छा, ये बढ़िया अच्छी आपने चीजें बताई। तो हालांकि गाना अगर आप देखा जाए तो ये चलत मुसाफिर मोह लियो रे, पिंजरे वाली मुनिया, ये बड़ा फिलोसॉफिकल गाना है और वो बिल्कुल हीराबाई के लिए ही गाता है और बार बार उसको चिढ़ाता है वो कि चिड़िया आई तुम्हारी मिठाई पे बैठी, चिड़िया आई और कपड़े बैठी। और एक और चीज है बिल्कुल जो भाषा उधर लोग बोलते हैं पूर्वांचल की भाषा को अच्छे से कैप्चर किया। जैसे मुझे 1-2 डायलॉग में, और आपको भी याद होगा, इस ये कहानी से ही लिया गया है ना। वो राज कपूर बार बार अपनी बात, खुशी का हो चाहे गम का हो, अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए वो इस का प्रयोग करता है। और दूसरी बात वो जो बार बार ये जो बीता कहती है और बहुत सरल भाषा में बात करते हैं, इन लोगों को अलग भी रहने का मौका मिलता है। वो उसको छूने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है वो देवी है, वो तो सोचता ही नहीं है। जैसे कहा कि एक पहलू में बांध के रख दिया। लेकिन मुझे इसमें ना वुमन इमेंसिपेशन आल्सो इट लुक्स, बिकॉज फाइनली इट इज हर चॉइस एंड शी लीव्स शी इज नॉट कन्फाइंड बाय द मोड्स ऑफ सोसाइटी इन अ सेंस। वो चाहती तो जागीरदार का प्रस्ताव भी स्वीकार कर सकती थी और वो चाहती तो वो एक अनएक्सेप्टेड सी रिलेशनशिप राज कपूर के साथ में रख सकती थी, किंतु उसने सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कंपनी में वापस जाऊं जैसे वहां पहले काम करती थी। अपने देश पश्चिम की थी वो, याद करिए है ना, ये पूर्वांचल की, तो वो वापस पश्चिम में चली जाती है, बोलती है उसको तुम आना मेरे यहाँ। नहीं, एक और इसका मुझे एक जो इनके जो प्रेम को भी दिखाया है, इट इज वेरी ग्रेजुअल। मतलब शी स्टार्ट्स लाइकिंग बिकॉज ही इज नॉट द टाइप हु वाज इन हर लाइफ। उसके
हीराबाई की जिंदगी में ज्यादातर तो लोग ऐसे आते होंगे जो कि मक्कार जी, उसी जी, तरह के हाँ, लोग हाँ। आते होंगे अपना फायदा समझ के, एक्सप्लॉइट हाँ, करने हाँ, वाले। हाँ। हीरामन में इतनी ज्यादा क्या बोलेंगे, निर्दोष और एक बिल्कुल सरल ही सरल स्वभाव वाला। हाँ। तो इनका जो प्रेम है वो धीरे धीरे अपना बढ़ता रहता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर से चल के आता है। तो मुझे तो लगता है कि कहानी, मैं जब फिल्म देख रही थी दोबारा, या कहानी जब मैंने पढ़ी, तो मुझे तो एक्चुअली विलियम शेक्सपियर की ख्याल आई। अच्छा। हाँ, कि द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, है ना, एंड ईच कैरेक्टर हैज अ रोल टू प्ले ऑन दैट स्टेज। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड दे हैव देयर एंट्रेंसेस। तो इस कहानी में भी यही है, एक नाटक है ये, जीवन ही नाटक है, और उस नाटक में एक और नाटक है ये, और फिर तीसरा नाटक महुआ का है। तो लेयर्स विद इन लेयर्स है। इस फिल्म को देखें, चाहे आप कहानी को पढ़ें, तो कई सतहों पर ये फिल्म दिखाई देती है, और वो आती है उसके जीवन में एक बिल्कुल ही मोमेंटरी तरीके से आती है। अगर जीवन का हम अगर 50-70 साल का वहां पे देखें एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, तो उसमें क्या है, क्षण भिंगुर सा है एक रिलेशनशिप है, बहुत थोड़ा सा, और बहुत थोड़ा सा उसका हिस्सा है उसकी जीवन का, और फिर वो चली जाती है। तो नहीं, और देयर इज एन एग्जिट, देयर इज एन एग्जिट, देयर इज एन एंट्रेंस, and there is also a very good line which I think you will remember. He in the story he says मारे गए गुलफाम। ये बहुत एक हाँ, तकिया कलाम टाइप तकिया कलाम है, ये टाइप का तकिया कलाम है। गुलफाम माने सुंदर आदमी, हाँ। मारे गए गुलफाम मतलब कि गया काम काम से। तो ये एक उसको बहुत जो ये ही- प्रेम हुआ, या, और लेकिन देखिए बढ़िया चीज मुझे लगी कि कहीं डिजेक्शन नहीं उसका, नहीं, वो खुश होकर चला जाता है, अपनी गाड़ी को लेकर के चला जाता है, तीसरी कसम और खा लेता हूँ मैं भैया, और अब मेरे को कोई गम नहीं। इस वही तरीके तो से है ना, हाँ। जैसे कहते हैं निर्दोष, निर्मल, हाँ। निर्मल प्यार, निर्मल प्यार। और क्षणभंगुर भी था, और बहुत तरह से उसमें हुआ। मैं कहानी से एक कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और फिर आप बताइएगा। ये मैं लास्ट का पढ़ रही हूँ, आप बताइएगा। ये जो रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है, मैं बिल्कुल लास्ट के 4 लाइन पढ़ रही। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, सीता मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारी, कोई भी नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज मुखर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं, शायद वो तीसरी कसम खा रहा है। कंपनी की औरत की लदनी, मतलब वो नहीं ला दूंगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की उलट पलट क्या कर देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तो यही मुझे सबसे अच्छा लगा कि देखिए जीवन लगा गतिमान है। हाँ, वो गतिमान जीवन में कहीं अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ, एक तजुर्बा हुआ, उस तजुर्बे से उसने कुछ सीखा और चल पड़ा अपनी जिंदगी में उसके बाद में। हाँ, जैसे तो गाड़ी का भी जो सिंबलिज्म है, हाँ, वो देवदास नहीं बना, वो गाड़ी चल पड़ी, और इधर इसकी बैलगाड़ी चल पड़ी। वो अपनी गति से चल रहा है, गांव की ओर जा रहा है, एक रियलाइजेशन उसके अंदर होता है, मारे गए गुलफाम, लेकिन जिंदगी बरकरार है, जिंदगी चलायमान है। मुझे इस हिसाब से 1953 में जब ये कहानी रेणु जी ने लिखी होगी, उस जमाने में शायद ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि बहुत ज्यादा सामाजिक एक डिफरेंस था दोनों में। और फिर अगर वो शादी कर भी लेते तो भौजी को क्या मुंह दिखाता। अच्छा, भौजी ने अलग से कसम खा रखी थी कि वो कुंवारी लड़की लाएंगे। तो मुझे लगता है कि रेणु जी ने उतना रिस्क नहीं लिया कि हाँ, थोड़ा सा कंफॉर्मिस्ट उनका व्यू रहा है इसमें कि समाज में जो है उथल पुथल ना बचे, और एक जो इमोशन था, जो उनका भावनात्मक रुझान था इन दोनों कैरेक्टर्स के प्रति, वो उन्होंने बरकरार रखते हुए कहानी का समापन किया। बिल्कुल। गानों की बात करते हैं नीलकमल, उसमें एक तो चलत मुसाफिर था, एक उसमें जो वो आजा वाला जो गाना गाया है, जो हीरामन नहीं आता, वो भी गाना लता मंगेशकर जी ने बहुत अच्छा गाया, और वो रो रो के गा रही है, कहानी में भी रो रो के ही दिखाते हैं। एक बहुत वो जो भी करती है, शी इज ऑल्सो नॉट प्रिटेंडिंग कि आई एम अ वेरी वर्चुअस वुमन, शी डजंट प्रिटेंड। मुझे इस कैरेक्टर में एक बड़ी अच्छी बात लगी कि द वुमन इज वेरी स्ट्रांग and very modern in her outlook. अच्छा, वो कभी नहीं झिझकती है, कंधे पे हाथ रख देती है, और उसके बाद उससे बात करती है। शायद कंपनी की औरत थी, शायद इसलिए भी उसको थोड़ा लीक से अलग दिखाया है कि वो अलग देखने में लगती है। गानों की बात करें तो मैंने ऐसी एक लिस्ट बनाई थी, 10 गाने हैं, लेकिन 3-4 गानों की। अब आप मुझे इस पर बताइए कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगा, और मुझे जो अच्छा लगा पंक्तियां मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ।
काहे को दुनिया बनाई, सपने जागे कि तुमने, काहे को दे दी जुदाई। काहे को दे, ये एक लास्ट भी उसका ये आता रहता है। और जैसा मैंने बताया कि ये दोनों कलाकारों ने एक फिल्म में काम किया था, 1963 की फिल्म थी एक दिल 100 अफसाने, और इन दोनों की ज्यादा फिल्में नहीं आई हैं। अच्छा, फिर मैं गाना आपको चुन के बताती हूँ। चलत मुसाफिर मोह लिया रे, तो हमने बात कर लिया। सजनवा बैरी, सजनवा बैरी हो गए हमारा, वो एक गाना। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। करमवा बैरी हो गए हमार। हमारी किस्मत में क्या लिखा है हमको नहीं पता है कि कल हम आपसे मिलने कैसे मिले, क्यों मिले, और क्यों हमारा विछोह हो गया, क्यों आप बिछड़ जाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे लाइफ हमारे सामने आती है, जैसे जैसे उसकी परतें खुलती हैं, हम उसको कबूलते जाते हैं और उसके साथ के साथ में जीवन को चलाते जाते हैं। मेरे ख्याल से यही इसका है, क्योंकि अंडरलाइन थीम है जो विमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी, उसके आधार पर उन्होंने बनाया है। और एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण जीवन की सहजता को जो राज कपूर के चरित्र से लाया गया है, मैं सोचती हूँ एक बहुत अच्छा जक्सटेपोजिशन है। और बासु भट्टाचार्य की ये पहली फिल्म थी। और उन्होंने बिल्कुल ही नॉर्मल नेचुरल एक्टिंग करवाई। राज कपूर की कोई मैनरिज्म आपको वहाँ नजर नहीं आता। तो वो लीक से हटके, लीक से देखिए आप 40 साल हो गए इसके फिल्म को बने, 50 साल हो गए है ना, 50 साल हो गए। तो अभी हम लोग अभी भी हम इसको चर्चा कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में। तो अपने आप में इसकी लॉन्ग लाइफ और इसकी जो एक एवरलास्टिंग अपील जो क्लासिक्स की होती है वो बनी हुई है। कहानी तो है, और कहानी का जितना अच्छा और सच्चा एक जो इसमें रूपांतरण हुआ है फिल्म में, वो बहुत प्योर है और मुझे बहुत बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। शंकर जयकिशन की म्यूजिक और बासु भट्टाचार्य का निर्देशन और जयपुरी के गीत शैलेंद्र के गीत तो हैं, और फनीश्वर नाथ रेणु जी के डायलॉग। तो ये सब देखते हुए इतनी खूबसूरत फिल्म, कलाकार जितने हैं सबने बहुत अच्छा काम किया। फिल्म चली नहीं, वो एक अफसोस की बात रही होगी उस समय, लेकिन उसके बाद जब इनको नेशनल अवार्ड मिला तो ये फिल्म क्रिटिकली भी हुई और चली भी, आज तक चल रही है। फनीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में तो मतलब कि सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। अगर हम लोग बात करें तो उनके तो और भी बहुत सारे नॉवेल्स, मैला आंचल तो बहुत अच्छा है, एक चौराहा उन्होंने लिखा था, फिर कहानियां तो ही अग्निखोर। अपने समय के कहानियों को अपने समय के दर्पण में, और उस समय क्या चल रहा था उसको उन्होंने लिखा, औरतों पे लिखा। दलित का भी इसमें थोड़ा सा फुट है। खुद शैलेंद्र जी दलित थे, खुद फनीश्वर नाथ रेणु भी उस तरह के समाज से आते थे। तो वो एक जो सेंसिबिलिटी है, जो वो भाषा सेंसिटिविटी है, वो वहां से वो आती है, परिलक्षित होती है, उसमें बार बार आती है। और जो कहानी में पर्टिकुलरली कुछ शब्द आदि का प्रयोग जो किया गया है वो बिल्कुल पूर्वांचल है और वो दलित सेंसिबिलिटी को दिखाता है। सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। मैं सोचती हूँ कि समाज के दर्पण के रूप में अगर हम इस कहानी को और इस मूवी को देखते हैं तो उसकी अच्छा एक चित्रण नजर आता है। रेणु जी की बहुत बड़ी खासियत थी कि वो बहुत ही सिंपली और बहुत ही कम शब्दों में, और अगर आप इसी कहानी को देखें मारे गए गुलफाम, तो पहले लाइंस आपको लगता अब आगे क्या होगा, गाड़ी कान फिर क्या करेगा, गाड़ी कान बैठा वो लड़की को देखेगा कि नहीं देखेगा, अच्छा वो क्यों लेके जा रहा है, वो कहानी क्यों सुना रहा है। और सजीवता भी है और सटीकता भी है, और मुझे लगता है कि ये रेणु जी की बहुत बड़ी खासियत थी। और ये एक चित्रण भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ में अगर हम लोग फनीश्वर नाथ रेणु जी का स्मरण करते हुए और दिवंगत राज कपूर जी को भी याद करें, शैलेंद्र जी को भी याद करें, तो उनकी कृतियों के प्रति हमारी अच्छी एक श्रद्धांजलि होगी। फनीश्वर नाथ रेणु जी का 1977 में निधन हुआ था और 1921 का उनका जन्म था, तो ये उनकी जन्म शताब्दी भी है। तो उनको याद करते हुए इतनी सुंदर फिल्म में उनका इतना सहयोग रहा, उनकी कहानी पे तीसरी कसम बनी। राज कपूर वहीदा रहमान को और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, जैसा हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे। तो हम लोगों की श्रद्धांजलि फिल्म के प्रति भी, कहानी के प्रति भी, उन सारे लोगों के प्रति, शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी भेंट दी। ये बिल्कुल एक भेंट ही कहा जाएगा। बिल्कुल एक धरोहर है हमारे हिंदी सिनेमा की, धरोहर बनी है ये, और एक क्लासिक फिल्म भी है। इसको सब देखते हैं
आप लोगों के साथ बात किया, हम लोगों ने बात बहुत की, अच्छा आप लगा। लोगों के सामने ये हमने ये प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू अमिता जी। थैंक यू। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो।